जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो लूसेंट की हम लोगों की सीरीज है वो आप देख रहे हैं कि क्लास नंबर 9 है और ये आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और गारंटी है कि इस वीडियो से कोई ना कोई एग्जाम में आपके सवाल फंस ही जाएगा। कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो टोटल हमने आपको कहा था पूरा इतिहास में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में टोटल 9 क्लास लेकर के आएंगे और ये आपकी 9वीं है और उसके बाद अगली वाली क्लास आपकी कल हो जाएगी जिसमें हम लोग 10वीं लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर लूसेंट में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत होगी। लेकिन ज्यादातर लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार लूसेंट की जो संवैधानिक है, संविधान का जो सीरीज है उसको एक बार थोड़ा सा सतही तरीके से करवा दीजिए। तो हमने कहा चलिए उसके बाद जो है इसके बाद हम लोग उसी को लेकर के आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फटाक से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दीनबंधु मित्र का नाटक। दीनबंधु एक कवि हैं जिनका एक नाटक है नील दर्पण। नील दर्पण में किसका उल्लेख किया गया है? तो भैया नील दर्पण में नील की खेती का उल्लेख किया गया है। और नील की खेती की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके बिहार में है और इसी के लिए एक सत्याग्रह हुआ था जिसको कहा गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहा गया। चंपारण सत्याग्रह कह रहा है, उल्लेख किया गया है किस चीज का? तो चंपारण सत्याग्रह का। इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? वाह रे लाल, आपका नाम था खुदीराम बोस और आप मात्र उस टाइम कितने वर्ष के थे? मात्र 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष तक बच्चों वाली जिंदगी रहती है और ऐसे उम्र में देश की आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारी खुदीराम बोस क्या कर दिया गया था? सजा दे दी गई थी। मतलब हमारे भारत के लाल को फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा। वाह, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। बहुत बढ़िया, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी का है। जवाहरलाल नेहरू जी का है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा शब्द, मतलब कि जो महात्मा शब्द का मतलब यह हुआ कि महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा की उपाधि जो दी गई थी वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम इसके द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया। बाबू सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर की ऑल इंडिया रेडियो पे प्रसारण कर रहे थे तो उसी टाइम इन्होंने कहा था कि बापू आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, और उसी टाइम कहा आप तो राष्ट्र के पिता हैं। तो उसी टाइम इन्होंने कहा था राष्ट्रपिता। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसको कहा था? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो आपके अभी महात्मा किसने कहा हमने आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन वहीं पर किसने राष्ट्रपिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो सरदार की उपाधि दी गई थी वारदौली के महिलाओं के द्वारा। वारदौली के महिलाओं के द्वारा जब ये वारदौली सत्याग्रह पे गए थे, वारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। उसी समय वहां की महिलाओं ने, ये किससे जुड़ा हुआ था? तो एक तरह से कह सकते हैं ये किसान आंदोलन था। तो बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार जी को, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सर कहां बैठा है भाई? काम नहीं कर रहा है। ए मक्खी। चलिए, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? बाहर सुभाष चंद्र बोस जब पूरी दुनिया मस्ती में सो रही थी तो ऐसे समय आप भारत से बाहर थे और किसके यहाँ आप चले गए थे? एडोल्फ हिटलर के यहाँ। और एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले
नेता श्री सुभाष चंद्र बोस को कहा कि भारत का नेतृत्व तो इस टाइम आपको पास होना चाहिए, आप तो ओरिजिनल नेता हैं। तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर कहाँ का शासक था? ये जर्मनी का तानाशाह था। कहाँ शासक था? जर्मनी का तानाशाह था, कह सकते हैं, शासक नहीं। इसके पास 11 हमशक्ल हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु का नाम क्या है? ज्यादातर महात्मा गांधी लगा देंगे, ये नहीं जानते महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। लेकिन यहां पर सवाल कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जी का क्या नाम था? तो एमजी रानाडे था। क्या नाम था? एमजी रानाडे था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी कौन थे? इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब देखिए यहां पर किसका पूछ लिया? सुभाष चंद्र बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। आप सोचिए कि जब शिष्य इतना जबरदस्त था, इतना क्रांतिकारी, जिस तरह से भारत की व्यवस्था डिस्टर्ब हुई थी और एक करने का काम बाबू सुभाष चंद्र बोस थे, तो आप सोचिए कि देशबंधु चित्तरंजन दास भी कितने योग्य रहे होंगे। अगला है भारत के किस महापुरुष को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? बिस्मार्क अपने आप में एक अलग तरीके से हुआ करता था, जिसने एक तरह से कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से एकीकरण करने का श्रेय जाता है। तो हमारे भारत में भैया कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं? लौह पुरुष की उपमा दी जाती है। इन्होंने जिस तरह से भारत एकदम लगभग 552 टुकड़ों में बचा था और इन्होंने ऐसा उसको भेली बना के यूनियन पे सबसे सिग्नेचर करवा लिए कि जो है किसी को कानो कान खबर नहीं लगने पाई। फ्रैंक मॉरिस ने किस भारतीय महापुरुष को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी? तो किसको कहा था? तो महात्मा गांधी जी को। किसको कहा गया था? महात्मा गांधी जी को कहा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो का मतलब 1942 पारित किया गया था। तो किसके में किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और ये सबसे युवा भी थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भैया कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे। अगला है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वही जब भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसी वर्ष 1919 में ही। ठीक। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किसके लिए पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक की क्या किया है? संज्ञा दिया है। किसने? मतलब गांधी जी ने किसके लिए? रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को कहा गया है ना। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कहा गया। साइमन कमीशन को श्वेत के नाम से जाना गया। अगस्त प्रस्ताव कोई मतलब नहीं था। लेकिन क्रिप्स मिशन 1942 में जब आया, इसका उद्देश्य था भारत में संविधान सभा बनाना, लेकिन इसके पास कोई कुछ था नहीं। वेदांत कॉलेज एवं आत्मीय सभा तथा ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो हमारे राजा राम मोहन राय को जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार ये पूछता रहता है। अगला है कि निम्न में से किसे आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है? या निम्न में से किसे आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय की बात कर रहा है यहां पर, लेकिन अगर आर्य समाज की बात करें तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना किया, विस्तार किया और बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जिम्मेदारी दे दी 1943 के बाद से। तो 1943 के बाद वहां पर सुभाष चंद्र बोस होंगे। अगला है निम्न में से, ये क्या आ गया भैया, यहां से बैक मक्खी मैन जो है, मक्खियों का प्रकोप, मच्छर का प्रकोप। चलिए निम्न में से किस महापुरुष के, आगे बढ़ गया क्या?
चलिए आजाद हिंद फौज हो गया। हाँ, अगला है कि निम्न में से किस महापुरुष के बचपन का नाम मूल शंकर था? तो किसके बचपन का नाम मूल शंकर था? तो किसके बचपन का नाम भैया था? तो दयानंद सरस्वती। किसके था? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। लेकिन अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो नरेंद्र नाथ दत्त की बात करेगा तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। मूल शंकर की बात करेगा तो दयानंद सरस्वती, और नरेंद्र नाथ दत्त की बात करेगा तो स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अलीगढ़ में, ठीक है, 1875 ईस्वी में किसके द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तित हो जाता है, इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो सर सैयद अहमद खां को जाता है। किसको जाता है? सर सैयद अहमद खां को जाता है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड की अगर बात करें तो इसमें 22 पुलिसकर्मी अंग्रेजी पुलिसकर्मी को भारतीय युवा क्रांतिकारी एकदम जिंदे भूज डाले थे, है ना। कब हुआ था? तो ये 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदे भूज दिया गया था। इसी का बहाना लेकर के एक तरह से कहा जाए तो असहयोग आंदोलन को तमाम नेताओं ने मिलकर के स्थगित कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष हुआ था? बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो 1928 में, लेकिन बारदौली में एक मीटिंग हुआ था। तो बारदौली में जो एक मीटिंग हुआ था 1922 में हुआ था, उस मीटिंग का क्या उद्देश्य था? उसमें यह था कि जो असहयोग आंदोलन स्थगित करना है उसके लिए गांधी जी ने वहां पर एक मीटिंग बुलाई थी। तो 2 काम हुआ था बारदौली में, एक मीटिंग बुलाई गई थी और एक सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह वही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना में एक बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है कि भूदान आंदोलन, तेलंगाना में भूदान आंदोलन के नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो भूदान आंदोलन के नेतृत्व करने का श्रेय किसको जाता है? तो विनोबा भावे जी को जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार आपकी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था जब आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और सिंगापुर में इन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि अब सीधे कहां चलो? दिल्ली। अब दिल्ली दूर नहीं है। तो दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मच्छरों का थोड़ा सा प्रकोप हो गया है, इसके कारण कूदते रहते हैं ये लोग। अगला है, कह रहे वेदों की ओर लौटो। भैया वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अपने वेदों की ओर लौटो और पुरानी संस्कृति को थोड़ा सा संभालो। भैया निम्न में से किसने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बाहर सुभाष चंद्र बोस के अलावा और किसके दम है? जब जर्मनी में अपने भारतीय सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, जो हमारे भारतीय सैनिक जर्मनी में पकड़े गए थे, तो उस टाइम बाबू सुभाष चंद्र बोस ने उन लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो और हम तुम्हें क्या करेंगे? आजादी देंगे। ये शब्द किसने कहा? तो बाबू सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अंतिम सवाल है इस टॉपिक का कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। वाह वाह रे भगत सिंह, भगत सिंह जी ने यह शब्द कहा क्या कि क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। कहने से कुछ होने वाला नहीं है, किसी चीज को करना पड़ता है और करने से ही होता है ना। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक काम समाप्त होने वाला नहीं है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। तो उसी प्रकार से इन क्रांतिकारियों के बारे में एक वीडियो भी और हम लेकर के आएंगे, जिसमें 30 सवाल होंगे और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए रहेंगे। उम्मीद और विश्वास है चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। और जैसे ही 10वां टॉपिक हम लोगों का समाप्त होगा, तुरंत भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की सीरीज यहाँ पे हम आपके लिए लूसेंट के बेस पर ही और अब तक आए हुए क्वेश्चन उसी को लेकर के और उसी पर हम प्रयास करते हैं कि 10 से 12 मिनट में एक शानदार तरीके से आपको हम उपलब्ध करा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।